नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? आज हम कक्षा 7 हिंदी में कुछ नया सीखेंगे। आपने इकाई विभाग में कुछ पढ़ा, कहानी भी लिखी, लेखन विभाग में भी आपने वर्षा ऋतु लेखन सीखा। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आपको पता है? हाँ, आज हम भाषा सत्ता विभाग पढ़ेंगे। भाषा सत्ता में आपको संज्ञा दी गई है, लेकिन संसार में तरह तरह के प्राणी पदार्थ पाए जाते हैं। हमारे मन में तरह तरह के भाव पैदा होते हैं। प्राणियों के तरह तरह के गुण होते हैं। इन सारे प्राणियों, पदार्थों, भावों और गुण के आधार पर किसी न किसी चीज़ का कोई न कोई नाम अवश्य होता है। जैसे कि मोहन, शेर, कबूतर, ये अलग अलग प्राणियों के नाम हैं। उसी तरह लकड़ी, पत्थर, गुड़, पानी, तेल, ये तरह तरह के पदार्थों के नाम हैं। भारत, पूना, अहमदाबाद, ये तरह तरह के स्थानों के नाम हैं, यानी कि शहर के। उसी तरह हंसी, खुशी, सुख, दुख, गरीबी, ये तरह तरह के भावों के अवस्थाओं के नाम हैं। तो इन सभी अवस्थाओं के कुछ न कुछ नाम हमने यहाँ देखे। तो उनकी एक व्याख्या होती है संज्ञा की, कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, गुण या दशा का नाम सूचित करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। तो आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा के 5 प्रकार हैं। कौन कौन से? तो पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। आज हम पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं वो सीखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी भी प्राणी, वस्तु का जो नाम होता है, उस नाम को जो शब्द सूचित करता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि ये पहला आपने देखा, आशा विमान चलाती है। नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। हिमालय भारत का सबसे बड़ा पर्वत है। नीम गुणकारी पेड़ है। तो इन वाक्यों में संज्ञा शब्द कौन सा है वो हमको ढूंढना है। जैसे कि आशा विमान चलाती है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में नाम कौन सा है? आशा। तो आशा शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा निर्देश करता है। उसी तरह दूसरे में नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। तो यहाँ पर नाम कौन सा है? नदी का नाम है, लेकिन कौन सी नदी है? तो नर्मदा। तो नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा नर्मदा। उसी तरह हिमालय भारत का सबसे बड़ा पर्वत है, तो हिमालय। हिमालय है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द दर्शाता है। उसी तरह नीम गुणकारी पेड़ है। नीम किसे कहते हैं पता है ना? हाँ, जिसे हम गुजराती में क्या कहते हैं? લીમડો। गुजराती में आप शू कहिए छीए? લીમડો। उसी तरह नीम के जो पत्ते हैं वो बहुत गुणकारी होते हैं। वह पेड़ भी बहुत गुणकारी है। तो यहाँ पर कौन सा पेड़ का नाम दिया गया है? हाँ, नीम के पेड़ का। तो नीम गुणकारी पेड़ है। तो आपने देखा कि इन उदाहरण में आशा, नर्मदा, हिमालय और नीम जो शब्द दिए गए हैं वो शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा निर्देश करते हैं। पेज नंबर 16 पे हमें एक वेल दी गई है जिसमें कुछ पत्तियां हैं और उसमें से हमको व्यक्तिवाचक संज्ञा को ढूंढना है और ढूंढकर उस पर राइट की निशानी भी करनी है। जैसे कि यहाँ पर तापी, पेड़, नदी, पर्वत, गुजरात, गिरनार, मोहन,
देश, सैनिक ने वीर सावरकर। तो इनमें से जो नाम के अंतर्गत आते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखेंगे। जैसे कि तापी, तो तापी एक नदी का नाम है, तो उस पर हम राइट की निशानी करेंगे। उसी तरह गुजरात, गिरनार, मोहन, वीर सावरकर, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद आज हम दूसरी संज्ञा जो जातिवाचक संज्ञा है, दूसरा प्रकार पढ़ेंगे। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिसमें पूरी जाति का वर्णन किया हुआ हो। जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिससे पूरी जाति का वर्णन हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि रीना खाना खा रही है, तो रीना है वो एक लड़की का नाम है। जबकि मैं कहूँ कि लड़कियाँ खाना खा रही है, तो लड़कियाँ पूरी जाति का वर्णन है, यानी कि सभी लड़कियाँ वहाँ पर खाना खाने बैठी है। तो कुछ उदाहरण भी आपको पुस्तक में दिए ही गए हैं, फिर मैंने यहाँ लिखे हैं। जैसे कि हमारे देश के सैनिक बहादुर हैं, हमारी गाय का नाम गोरी है, नदी को लोक माता कहते हैं, कुत्ता वफादार प्राणी है। तो इन वाक्यों में से आपको जातिवाचक शब्द कौन सा है वो ढूंढकर उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। जैसे कि हमारे देश के सैनिक बहादुर है, तो इस वाक्य में सैनिक शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा सूचित करता है। उसी तरह हमारी गाय का नाम गोरी है, तो यहाँ पर गाय शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा सूचित करता है। नदी को लोक माता कहते हैं, तो यहाँ पर सभी नदियों की बात की गई है, यानी नदी। और कुत्ता वफादार प्राणी है, तो यहाँ पर कुत्ता, क्योंकि कुत्ता वफादार यानी कि एक कुत्ते का नाम नहीं है, पूरी जाति का वर्णन है कुत्ता, तो कुत्ता वफादार प्राणी है। इस वाक्य में जो कुत्ता शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा में आता है। तो आज हमने इन दोनों संज्ञाओं को अच्छी तरह से पढ़ा। और पेज नंबर 70 पे आपको ऐसे दो कोष्टक दिए गए हैं। पहले कोष्टक में आपको जातिवाचक शब्द छांटकर सूची बनानी है, छांटकर यानी कि ढूंढकर। जैसे कि मैंने यहाँ पहले से ही लाइन बनाई हुई है कि इस कोष्टक में जातिवाचक शब्द कौन कौन से हैं? तो छात्र, गाय, लड़का, पेड़, पर्वत, नदी, ये सभी शब्द जातिवाचक शब्द सूचित करते हैं। उसी तरह दूसरे कोष्टक में उचित स्थान पर जो शब्द लिखे हुए हैं वो आपको रखने हैं, यानी कि जो शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में, और जो शब्द जातिवाचक संज्ञा में आता है वह जातिवाचक संज्ञा में आपको रखना है। मैं यहाँ पर लिखती नहीं हूँ, वो आपको लिखना है। फिर भी मैं आपको कौन से शब्द किस बॉक्स में यानी कि किस खाने में रखे जाएंगे वो आपको बताती हूँ। जैसे कि भारत, तो भारत एक देश का नाम है, तो भारत शब्द को हम कहाँ रखेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। हिमालय, तो हिमालय पर्वत का नाम है, तो हिमालय हम कहाँ रखेंगे? वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में। नदी, यहाँ पर किसी नदी का नाम नहीं है, सिर्फ नदी दिया गया है, तो पूरी जाति का वर्णन होता है, तो उसे हम कहाँ रखेंगे? जातिवाचक संज्ञा में। वीर सावरकर जो नाम है, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखेंगे। सैनिक, तो आपको पता चल गया होगा हाँ कि सैनिक है वो कहाँ हम रखेंगे? सैनिक शब्द को हम जातिवाचक संज्ञा वाले कोष्टक में रखेंगे। नर्मदा, क्या है नर्मदा?
पता है ना, नर्मदा एक नदी का नाम है, तो नर्मदा नाम है, इसीलिए हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के कोष्टक में लिखेंगे। पर्वत, तो यहाँ पर पर्वत का नाम नहीं है, पूरे पर्वत का वर्णन किया गया है, सभी पर्वत आ जाते हैं, तो यहाँ पर्वत को हम रखेंगे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। उसी तरह अंतिम शब्द दिया गया है वो है नीम का पेड़। देखो साथ में आपको लिखा है का पेड़, यानी कि पेड़ जातिवाचक में नहीं आएगा, क्योंकि आगे आपको नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? नीम। तो नीम का पेड़ लिखा है, इसलिए इसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के कोष्टक में लिखेंगे। तो दोनों कोष्टक आपको अपनी नोटबुक में बनाने हैं। और आज हमने इस वीडियो में दो संज्ञाएं सीखी, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, जो आपको इकाई 3 में दी गई है भाषा सत्ता के रूप में। तो आपको आज का होमवर्क भी यही है, लेकिन आपकी टेस्ट भी चल रही है, मूल्यांकन कसौटी छोटी सी 10 गुण की। तो आज आपको जब भी टाइम मिले तब आप अपने समय के अनुसार इस वर्क को पूर्ण करेंगे।